गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो हम देखते हैं हमारा नेक्स्ट लेक्चर नंबर 20, यूनिट अपनी 5th है। तो सीवर के बारे में हम पढ़ रहे थे। तो सीवर के जो डिज़ाइनिंग है, लास्ट में तो हमने डिज़ाइनिंग के बारे में पढ़ा था। तो कुछ पॉइंट्स पढ़े थे हमने डिज़ाइनिंग के बारे में कि किस तरह से अपन सीवर को डिज़ाइन करते हैं, कौन कौन से पैरामीटर्स होते हैं डिज़ाइनिंग के अंदर। जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट थे उनको हम डिस्कस कर रहे थे। तो कुछ तो हम कर चुके थे ऑलरेडी कि सीवर को कैसे लीड करते हैं अपन, बॉर्निंग रोड मेथड के द्वारा करते हैं, ठीक है। और सेल्फ क्लिनसिंग वेलोसिटी के बारे में भी कुछ बात करी थी हमने कि ये एक ऐसी वेलोसिटी होती है जिस वेलोसिटी पर, देखो सीवर में क्या बह रहा है, पानी नहीं बह रहा, सीवर के अंदर बह रहा है सीवेज, मतलब उसके अंदर गंदगी बहुत ज़्यादा रहेगी, उसमें ऑर्गेनिक मैटर बहुत रहेगा, पार्टिकल्स बहुत रहेंगे, नाले के अंदर बहुत सारी चीज़ें रहती हैं, सॉलिड मैटर भी रहता है, लिक्विड भी रहता है। तो सॉलिड मैटर है तो वो बैठेगा भी, और हम चाहेंगे कि वो बैठे। अगर वो बैठने लगा तो सीवर हमारा चौक हो जाएगा। तो ऐसे केस में जो हमारा सीवेज है उसकी वेलोसिटी मैटर करती है कि वेलोसिटी जो है ना वो इतनी कम नहीं होनी चाहिए कि बिल्कुल धीरे हो गया। जो सीवेज की जो वेलोसिटी बहुत कम हो चुकी है, कम होने से क्या हो जाएगा, पार्टिकल्स बैठने लगेंगे। बहुत ज़्यादा भी नहीं होनी चाहिए कि इरोडेशन शुरू हो गया। तो अपन क्या करते हैं, एक ऐसी वेलोसिटी होती है, ऐसी वेलोसिटी अपन फिक्स करते हैं जिस पर ना तो वो सिल्ट होता ना तो बैठता है पार्टिकल, और बैठे हुए जो पार्टिकल है वो भी रिमूव हो जाते हैं। उसे अपन क्या बोलते हैं, सेल्फ क्लिनसिंग वेलोसिटी। उसके बारे में अपन नोट में लिख लेंगे सेल्फ क्लिनसिंग वेलोसिटी क्या होती है, क्योंकि अभी ये नाम ही नाम आ रहा है बीच बीच में। तो उसी से रिलेटेड अपना जो नेक्स्ट पॉइंट है वो कौन सा है कि जो ऐसे सीवर जिनमें सेल्फ क्लिनसिंग वेलोसिटी सेम होती है ना, मान लीजिए दो सीवर है मेरे पास, एक का डायमीटर कम है, एक का ज़्यादा है, और हो सकता है दोनों का डायमीटर सेम है लेकिन ये कास्ट आयरन का है, ये आरसीसी का है। लेकिन अगर उन दोनों सीवर की सेल्फ क्लिनसिंग वेलोसिटी सेम है तो क्या कंडीशन होती है उसकी, सेल्फ क्लिनसिंग वेलोसिटी सेम है तो उस कंडीशन में दोनों सीवर में जो शियर स्ट्रेसेस लगेंगे उसकी वैल्यू भी क्या, सेम होगी। क्लियर है कि नहीं। ये चीज़ हमने शियर स्ट्रेसेस को फ्लूइड मैकेनिक्स में पढ़ा था, गामा इंटू आर इंटू एस होता है। इन शियर स्ट्रेसेस को हमने कैनाल डिजाइनिंग में पढ़ा था, वहां पर भी गामा इंटू आर इंटू एस होता है, यहाँ पर भी गामा इंटू आर इंटू एस होगा। क्यों, क्योंकि ओपन चैनल फ्लो की बात हो रही है तो शियर स्ट्रेस तो वही होंगे ना। तो यहाँ पर गामा क्या है, यूनिट वेट, तो पानी की बात करें तो यूनिट वेट ऑफ वाटर, यहाँ पर क्या आएगा, यूनिट वेट ऑफ सीवेज, जो भी लिक्विड वेस्ट है उसका, ठीक है ना। आर क्या होता है, हाइड्रोलिक मीन डेप्थ या हाइड्रोलिक रेडियस, और एस क्या होता है, बेड स्लोप। तो ये होता है गामा इंटू आर इंटू एस। तो क्या सेम सेल्फ क्लिनसिंग वेलोसिटी के सीवर में शियर स्ट्रेस की वैल्यू सेम होती है। तो क्वेश्चन बनता है शियर स्ट्रेस की वैल्यू दो सीवर में सेम कब होगी, जब दोनों सीवर सेम मटेरियल के हों, दोनों सीवर सेम डायमीटर के हों, दोनों सीवर सेम इंक्लिनेशन पे हो, सेम ग्रेडियंट पर हो, या फिर दोनों सीवर की सेल्फ क्लिनसिंग वेलोसिटी सेम हो। तो ऑप्शन क्या आएगा अपना, डी आएगा। नेक्स्ट अपना पॉइंट क्या आता है इसके अंदर कि जो हमारे सीवर होते हैं उसको कभी भी हम फुल फ्लो के लिए डिजाइन नहीं करते। जैसे हमारी पाइपलाइन होती है पानी की, तो पानी की पाइपलाइन के अंदर पानी जो है पूरा भरा होता है फुल, बिल्कुल अंडर प्रेशर, मतलब एटमॉस्फेरिक प्रेशर, बाहर का जो प्रेशर है उससे ज्यादा पानी होता है हमारे किसके अंदर, पानी की जो डिस्ट्रीब्यूशन लाइन होती है, वाटर सप्लाई लाइन, उसके अंदर प्रेशर की मात्रा ज़्यादा होती है एटमॉस्फेरिक प्रेशर से, बहुत ज़्यादा, क्योंकि वो पूरे फुल पानी बहता है उसके अंदर, ठीक है। लेकिन सीवर को कभी हम फुल फ्लो के लिए नहीं डिज़ाइन करते हैं। क्यों नहीं करते हैं, रीज़न समझते हैं पहले अपन इसका। जो हमारा सीवर है उसको या तो आप आधे के लिए या इतना 2/3 या फिर 3/4 बस इतना आप भरोगे, इससे ज़्यादा लिक्विड के लिए अपन डिज़ाइन नहीं करते। क्यों नहीं करते, अगर आपने इससे ज़्यादा लिक्विड के लिए इसको डिज़ाइन कर दिया ना तो इसके अंदर तो भैया ऑर्गेनिक मैटर भी है, और ऑर्गेनिक मैटर है तो ऑटोमेटिकली वहां पर माइक्रो ऑर्गेनिज्म भी आएंगे। माइक्रो दोनों प्रकार के, एक तो अपना कौन सा होता है फैकल्टेटिव और दूसरा अनएरोबिक। मान लो वहां पर एयर नहीं मिल रही सीवर में, क्लोज सीवर है, तो अनएरोबिक बैक्टीरिया हमारे वहां पर डेवलप हो जाएंगे, और वो क्या करेंगे, हमारे ऑर्गेनिक मैटर को खाने लगेंगे। खाएंगे तो फिर क्या होगा, जब अनएरोबिक बैक्टीरिया हमारे ऑर्गेनिक मैटर को खाएंगे तो उसको धीरे धीरे डिकम्पोज करेंगे तो गैसेज इवॉल्व होंगी, गैसेज निकलेंगी, और अगर वो भी ना हो तो भी गैसेज इवॉल्व होंगी टेम्परेचर के कारण, ठीक है। तो गैस इवॉल्व होंगी, तो गैस भी क्या है, एक तरह का हमारा ये भी तो फ्लूइड है, तो उसको बहने के लिए भी तो रास्ता चाहिए। तो कैसे करोगे, तो अगर आपने इसको पूरे को फुल कर दिया सीवर को, ठीक है, सीवर को आपने पूरे को फुल के लिए डिजाइन कर दिया, फुल बह रहा है इसके अंदर सीवेज, तो गैस के लिए तो रास्ता मिला ही नहीं। जब उसको रास्ता नहीं मिला तो वो अपने आप बनाएगी रास्ता। कैसे बनाएगी भाई, वो इसको तोड़ देगी, बस्ट हो जाएगा, फट जाएगा सीवर। तो आपने देखा होगा कई जगह होता भी ऐसा कि सीवर लाइन क्या फट जाती है। क्यों फटती है, ड्यू टू गैसेज, उसके अंदर गैसेज बहुत ज़्यादा डेवलप हो जाती है, उनके फ्लो के लिए पाथ नहीं मिल पाता तो फिर वो फट जाता है, ठीक है ना। तो इसलिए अपन क्या करते हैं, सीवर को कभी भी फुल डेप्थ के लिए डिज़ाइन नहीं करते, उसको अपन थोड़ी से कम डेप्थ के लिए डिज़ाइन करते हैं। उसका भी एक क्राइटेरिया दिया हुआ है मोटा मोटा, जो आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है, क्या है कि सीवर का जो डायमीटर कितना रखें, हाफ फ्लो। अगर सीवर का डायमीटर 400 mm से कम है तो कितनी डेप्थ रखोगे, केवल हाफ फुल।
जितना उसका कंप्लीट डायमीटर है फुल का, उसकी केवल हाफ डेप्थ रखोगे। कब? जब 400 mm से कम है। 400 से 900 के बीच में है, इंक्लूडिंग 400 एंड 900, तो उस वाले केस में कितना रखोगे आप? 2/3 रखोगे। और 900 से ज्यादा है तो 3/4 रखोगे। 75% आप फुल रखोगे केवल। क्लियर है कि नहीं? तो ये 3 कंडीशन होती है, तीनों आपको याद रखनी है। कभी फुल के लिए डिजाइन नहीं करते, क्यों नहीं करते मैंने आपको बता दिया, लिख दिया है इसमें। कभी भी सीवर को फुल डेप्थ के लिए डिजाइन नहीं किया जाता है, फाउल गैसेस के पास होने के लिए कुछ जगह छोड़ दी जाती है। ठीक है, नेक्स्ट आता है अपना क्या? सीवर में मैक्सिमम वेलोसिटी कंडीशन, जो हमने फ्लूइड मैकेनिक्स में पढ़ी थी ना, सेम चीज है। फ्लूइड मैकेनिक्स में सर्कुलर सेक्शन के लिए जो हमने पढ़ा था ना, वही यहाँ पर है। भाई ये सर्कुलर सेक्शन ही तो है। तो सर्कुलर सेक्शन के लिए मुझे ये देखना है कि आपसे सीवर के बारे में पूछा तो भी सर्कुलर सेक्शन है, तो वही कंडीशन आएगी सेम, कोई चेंज नहीं है। सेम मैंने लिखवाया था फ्लूइड मैकेनिक्स में, सेम यहाँ पर लिखवा रहा हूँ कि अगर हमारा ये सीवर ऐसा सर्कुलर है और लिक्विड कहाँ तक बह रहा है, देखो ग्रीन, ये यहाँ तक लिक्विड बह रहा है इसके अंदर, तो ये इन दोनों पॉइंट को अगर मैं मिलाता हूँ तो जो एंगल बनेगा ना, ये इस एंगल को बोलूंगा अल्फा। क्लियर है क्या नहीं? तो मैक्सिमम, और ये जो डायमीटर कंप्लीट इसका सीवर का वो है कैपिटल डी, फ्लो डेप्थ कितनी है? स्मॉल डी। तो मैं इसमें स्मॉल डी को कितना रखूं? स्मॉल डी और कैपिटल डी का रेशियो कितना रखूं? इन दोनों के अल्फा की वैल्यू कितनी रखूं मैं कि मुझे मैक्सिमम वेलोसिटी प्राप्त हो जाए? तो वही कंडीशन लिखी है, कंडीशन अल्फा। मैक्सिमम वेलोसिटी के लिए अल्फा की वैल्यू कितनी रखी जाएगी? 257 डिग्री 30 मिनट। इसको अपन 256 डिग्री बोलते हैं। ठीक है, आपको ऑप्शन में यही मिलेगा 256 डिग्री। वैसे एग्जैक्टली क्या है? 257 डिग्री और 30 मिनट। लेकिन आपको ऑप्शन में अगर ये मिलता है तो आप इसको लगाओगे, ये मिलता है इसको लगाओगे, दोनों मिलते हैं तो इसी को लगाओगे। ये अपनी एग्जैक्ट वैल्यू है। क्लियर है कि नहीं? और अगर आपको मैक्सिमम डिस्चार्ज चाहिए तो उसके लिए आपको कितना? 308 डिग्री रखना पड़ेगा। और जब आप ये एंगल 257 डिग्री रखोगे ना, तो ऑटोमेटिकली भाई इसका जो लेवल है ना, ये d/d, इसका रेशियो कितना आएगा? 0.81, 0.81। इंपॉर्टेंट पॉइंट है भाई, ये वाला पॉइंट इंपॉर्टेंट है कि मैक्सिमम वेलोसिटी के लिए फ्लो डेप्थ कितनी रखी जाती है डायमीटर की? 0.81 टाइम्स। ठीक है ना? और ये अगर मैक्सिमम डिस्चार्ज चाहिए तो 0.95 टाइम्स। ये आपको ध्यान रखना है। मैक्सिमम डिस्चार्ज के लिए 0.95 है, उसके लिए 0.81 है। इस वाले केस में जो हमारा परसेंटेज इंक्रीमेंट होता है वो कितना होता है? इस वाले केस में जो हमारा डिस्चार्ज बढ़ता है एवरेज की तुलना में कितना बढ़ता है? 12.5% वेलोसिटी की वैल्यू। और अगर आप डेप्थ कितनी रखोगे? 0.81 रखोगे ना कंप्लीट की। मान लो इसके डायमीटर 1 मीटर था, आपने फ्लो डेप्थ रखी 0.81 मीटर, तो एवरेज जो वेलोसिटी थी उससे कितनी बढ़ जाएगी? एवरेज वेलोसिटी मान लो 1 मीटर पर सेकंड थी, तो अब आपकी हो जाएगी 1.125 मीटर पर सेकंड, मतलब 12.5% बढ़ जाएगी। ऐसी डिस्चार्ज की बात करें, अगर आपने इसकी डेप्थ 0.95 रखी, उस कंडीशन में आपको डिस्चार्ज मैक्सिमम प्राप्त होगा और एवरेज से कितना अधिक प्राप्त होगा? 7% आपको प्राप्त होगा। क्लियर है कि नहीं? इसमें एक चीज़ और लिख देता हूँ मैं, HMD इस वाले केस में आप कितनी प्राप्त होती है? वही जो मैंने लिखी थी वहाँ पे, ये 0.3 और 0.29। ठीक है ना? ये अपनी हाइड्रोलिक मीन डेप्थ या हाइड्रोलिक रेडियस की वैल्यू होती है इस वाले केस में। इससे एक चीज़ और याद आई, हाँ, लास्ट लेक्चर के लिए मेरे पास मैसेज आए थे बच्चों के कि सर आपने वो जो नोट नंबर 2 लिखवाया था पॉपुलेशन और पीक डिस्चार्ज के बीच में, तो आपने वो फॉर्मूला नहीं लिखवाया। एक्चुअल में फॉर्मूला मैंने लिखवाया तो था, लेकिन वो थोड़ा सा यहाँ नीचे लिख दिया था मैंने, और वो रिकॉर्ड वो इसमें मतलब शो नहीं हो पाया था आपको। तो मैं फॉर्मूला लिख देता हूँ। नोट नंबर जो 2 था ना, डिस्चार्ज और पीक डिस्चार्ज और एवरेज डिस्चार्ज की, पीक डिस्चार्ज के लिए अपन पॉपुलेशन के बीच में क्या रिलेशनशिप है? तो क्या होती है रिलेशनशिप? QD मैक्स इज इक्वल्स टू 18 प्लस √P अपॉन 4 प्लस √P इंटू में QD एवरेज। ठीक, तो ये अपना नहीं, इतना इंपॉर्टेंट है नहीं वैसे, लेकिन आप लिख लीजिए। नोट नंबर जो 2 था ना लास्ट वाला, वो ये फॉर्मूला लिखा हुआ था, लेकिन थोड़ा नीचे लिखा था, मैंने डिस्कस भी शायद नहीं किया ये, तो इसको आप उतार लेना वहाँ पे, जो नोट नंबर 2 लास्ट का था ना पीक डिस्चार्ज के लिए उसमें। तो ये अपना क्लियर हो गया भाई। इसके बाद अब अपन देखते हैं नेक्स्ट क्या इसके अंदर, कि सीवर जो होता है उसके लिए अपन लीकेज की टेस्ट करते हैं। सीवर लाइन आपने डाल दी, डालने के बाद में थोड़ी आप डायरेक्टली उसको करेक्ट कर दोगे ड्रेनेज सिस्टम से, नहीं करेंगे अपन क्या करेंगे? सबसे पहले उसकी टेस्टिंग करेंगे, सीवर जो है अपना कहीं से लीकेज तो नहीं है। तो कैसे करेंगे? 3 प्रकार की टेस्टिंग होती है। एक तो होती है वाटर, वो डिपेंड करती है सीवर का साइज कैसा है। सीवर का साइज ज़्यादा नहीं है, छोटा साइज है, तो अपन वाटर टेस्ट करते हैं। पानी अपन उसके अंदर डालेंगे, पानी भेजेंगे, जहाँ से भी लीकेज कर रहा है अपन चेक कर लेंगे। क्लियर है कि नहीं? दूसरा अपन क्या करते हैं, अगर डायमीटर थोड़ा सा ज़्यादा बड़ा है तो फिर अपन उस वाले केस में क्या करते हैं? स्मोक टेस्ट करते हैं, धुआं। बीच बीच में सीवर के अंदर अपन स्मोक को अपन आग वगैरह जला देंगे, कोयला वगैरह रख देंगे, उससे स्मोक उठेगी,
धुआं, या अपन आर्टिफिशियली कुछ गैसेस को प्रोवाइड करा करके फिर क्या होगा उसमें हमारा जो धुआं निकलेगा उस सीवर में से, तो अगर कहीं पर जॉइंट से धुआं निकल रहा है तो हम समझ जाएंगे यहाँ से लीकेज है। भाई धुआं तभी तो निकलेगा सीवर से बाहर जब उसको जगह मिलेगी। जगह कब मिलेगी? जब वहाँ पर कोई लीकेज हो। क्लियर है कि नहीं? तीसरा अपन क्या करते हैं, गैस का टेस्ट करते हैं। उसमें आप एयर को डालते हो कंप्रेस करके, ज़्यादा बड़ा सीवर होता है तो अपने पास वो भी अवेलेबल नहीं, तो अपन क्या करते हैं, गैसेस को डाल करके और एयर को डाल करके अपन देखते हैं, जहाँ से भी वो एयर बाहर निकल रही है तो हम समझ जाएंगे यहाँ से लीकेज है। तो तीन प्रकार के टेस्ट अपन करते हैं, तीनों का ही कंडक्ट करते हैं डिपेंडिंग ऑन साइज ऑफ सीवर। ठीक, तो अब देखो भाई, ये अपने डिजाइनिंग के पैरामीटर थे जो हमारे काम आते हैं जनरली। इसी के अंदर अपना जो एक दो पॉइंट जो मैंने पढ़े थे उसको मैंने यहाँ पर लिख दिया है। ठीक है, क्योंकि वो हमने पढ़ तो लिए सेल्फ क्लिनसिंग, लेकिन मैं लिखवाया तो है नहीं कहीं पे, उसको मैंने नोट में लिखवा दिया है। सेल्फ क्लिनसिंग वेलोसिटी क्या होती है? ये हमारी वो वेलोसिटी होती है पानी की जिस वेलोसिटी पर क्या होता है, जो सीवर होता है ना हमारा, जिस वेलोसिटी पर जो हमारा सीवर है उसमें जो पार्टिकल्स बैठे हुए हैं वो रिमूव हो जाएंगे और बहते हुए जो पार्टिकल्स हैं वो भी हमारे बैठ नहीं पाएंगे। ये होती है हमारी कौन सी? सेल्फ क्लिनसिंग वेलोसिटी। क्लियर है कि नहीं? अब नेक्स्ट अपन ये मैं लिख दिया ही है, वो वेलोसिटी होती है जिस वेलोसिटी पर सीवर में सेटल हुए पार्टिकल रिमूव हो जाते हैं और सीवर में बहते हुए पार्टिकल सेटल नहीं होते। एक चीज और है, हाइड्रोलिक इक्विवेलेंट सीवर। क्वेश्चन पूछता है हाइड्रोलिक इक्विवेलेंट सीवर कौन से होते हैं? भैया ये वो सीवर होते हैं, भाई दो सीवर हैं, दो सीवर हमारे हाइड्रोलिक इक्विवेलेंट कब कहलाएंगे? जब दोनों ही सीवर सेम ग्रेडियंट पर हो। सेम ग्रेडियंट का मतलब क्या है? अगर ये 1:2000 पर है तो ये भी 1:2000 पर, फुल डेप्थ पर बह रहे हों, ये इमेजिनरी चीज है, और दोनों की जो डिस्चार्ज कैरिंग कैपेसिटी है सेम हो। अब चाहे वो हमारे अलग अलग डायमीटर के थे, चाहे वो दोनों सीवर अलग अलग उसके थे, तो उससे फर्क नहीं पड़ता। ये दोनों हमारे क्या है, सेम मेटेरियल के होने चाहिए, लेकिन डायमीटर अलग अलग हो हमें कोई मतलब नहीं है, शेप अलग अलग हो कोई मतलब नहीं। चाहे एक तो हमारा एग शेप का था, एक हमारा क्या है, सर्कुलर है, दो एक का डायमीटर कम है एक का ज़्यादा है, मतलब नहीं है। दोनों सेम मटेरियल के होने चाहिए, दोनों सेम मटेरियल के होने चाहिए, सेम ग्रेडियंट के होने चाहिए, और क्या है, फुल डेप्थ पर रहनी चाहिए, और साथ में दोनों की सेम डिस्चार्ज कैरिंग कैपेसिटी होनी चाहिए। तब दोनों सीवर हमारे क्या कहलाएंगे, हाइड्रोलिक इक्विवेलेंट। तो अगर मैं बनाना चाहता हूं, मेरे एग शेप सीवर था, उसको मैं सर्कुलर सीवर के हाइड्रोलिक इक्विवेलेंट बनाना चाहता हूं, तो क्या कंडीशन है, वो इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैंने ये लिखवाया है। तो ये क्या लिखा है मैंने, वो सीवर जो सेम मेटल के बने होते हैं, वह सेम ग्रेड और फुल डेप्थ पर सेम डिस्चार्ज कैपेसिटी रखते हैं, हाइड्रोलिक इक्विवेलेंट सीवर कहलाते हैं। एग शेप सीवर के सर्कुलर सीवर से हाइड्रोलिक इक्विवेलेंट होने के लिए निम्न कंडीशन का फॉलो होना जरूरी है। कौन सी कंडीशन? देखो, ये हमारा एग शेप सीवर है। एग शेप में आप देखोगे ना गौर से, तो दो आपके सर्कुलर सीवर बनेंगे, एक तो छोटा एक बड़ा। बड़े वाले का डायमीटर डी मान लीजिए। अब मैं क्या है, इस एग शेप सीवर को इस सर्कुलर सीवर के इक्विवेलेंट करना चाह रहा हूं, जिसका डायमीटर कितना है, डी डैश है, कुछ और होगा। ये ऊपर वाले का डायमीटर डी है, इसका डायमीटर डी डैश है, तो ये दोनों हाइड्रोलिक इक्विवेलेंट कब होंगे? जब इसकी जो वैल्यू है ना वो इसके डायमीटर की कितनी हो, 0.84 टाइम्स। मतलब अगर ये 1 मीटर है तो ये 0.84 मीटर होना चाहिए, तब जाकर के दोनों क्या कहलाएंगे, हमारे हाइड्रोलिक इक्विवेलेंट। उस कंडीशन में दोनों में डिस्चार्ज क्या होगा, सेम होगा। अगर मैं बात करता हूं मैन होल की, तो ये अपना कंप्लीट हो चुका है डिजाइनिंग का पार्ट। अब अपन कुछ अपर्चुनेंसेस जो काम आते हैं हमारे सीवर के अंदर, कौन कौन से? एक तो होता है मैन होल। तो मैन होल क्या होता है, कितने प्रकार के होते हैं ये देखते हैं, फिर प्लम्बिंग सिस्टम पे चलेंगे अपन आगे। तो मैन होल क्या होता है भाई? ये अपने एक तरह की मेसनरी के स्ट्रक्चर होते हैं, और ये वो स्ट्रक्चर होते हैं जो ओपनिंग प्रोवाइड करते हैं हमारे लिए। भाई सीवर के अंदर जाने के लिए जो रास्ता है ना, उसी को अपन मैन होल बोलेंगे, उस चैम्बर को अपन मैन होल बोलेंगे। ठीक है, आपने देखे होंगे कई सारी मूवीज़ बन जाती हैं भाई, ऊपर से ढक्कन हटता है, अपन कूद जाते हैं सीवर के अंदर दौड़ रहे हैं, भाग रहे हैं। तो ये क्या होता है अपना, ये होता है हमारा सीवर। ठीक, और सीवर के अंदर जो ये जो ओपनिंग है उसको बोलते हैं मैन होल। उस चैम्बर को क्या बोलते हैं अपन, मैन। जिस रास्ते से आप अंदर जा रहे हो उसे क्या बोलेंगे, मैन होल। तो मैन होल का काम क्या है? इसका काम केवल ये है कि आदमी इसके अंदर जा सके, इंस्पेक्शन कर सके, कहीं कोई कहाँ पर चौक हो रहा है, ठीक है, या फिर इसके अंदर जो रिपेयरिंग है वो कर सके, मेंटेनेंस कर सके, चेकिंग कर सके, उन सब चीज़ों के लिए अंदर उतर सके, उसके लिए अपन क्या प्रोवाइड कराते हैं, मैन होल। ये होते हैं हमारे मैन होल। 3 प्रकार के होते हैं डिपेंडिंग ऑन डेप्थ। 0.6 से 0.9 मीटर तक होती है डेप्थ ऑफ फॉल, तब तो कहलाते हैं हमारे शैलो। 0.9 से 1.5 होती है तो नॉर्मल या मीडियम, और 1.5 से ज़्यादा होती है तो डीप मैन होल। ठीक है, तो ये अपने मैन होल होते हैं, और इनका जो अपन बनाते हैं जनरली कहाँ पर देते हैं, हर एक बैंड पर देंगे।
मान लो सीवर आगे से यूं जा करके यूं मुड़ गया, तो यहाँ पर मुझे बैंड पर मैन होल देना पड़ेगा, ठीक। और हो सकता है भाई एक सीवर ऐसे जा रहा है, बड़ा सीवर था, उसे छोटा सीवर मुझे मिलाना है, तो दोनों के जो मिलान पॉइंट है, मिलान बिंदु है, वहाँ पर भी मुझे मैन होल देना पड़ेगा। हो सकता है ग्रेडियंट ऐसे था 1/2000, अचानक से मेरे को ग्रेडियंट बढ़ाना पड़ा, 1/1000 करना पड़ा, तो उन दो जो जंक्शन है वहाँ पर भी अपन को क्या देना पड़ेगा, मैन होल। ये इसके पॉइंट होते हैं। ये मेजनरी के बने चैम्बर होते हैं जिनका यूज़ सीवर की मेंटेनेंस व टेस्टिंग के दौरान इंस्पेक्शन के लिए किया जाता है। इन्हें सामान्यतः वहाँ बनाया जाता है जहाँ सीवर में बैंड होता है, डायमीटर व ग्रेड चेंज होती है, यहाँ पर बनाएंगे अपन इसको। क्लियर है क्या नहीं? अब ये कितने प्रकार के होते हैं वो सब चीज़ें अपन लिखते हैं। तो भाई इस वाले फॉर्मूले को यहाँ मत उतार देना, इसको वहाँ उतारना नोट नंबर 2 के नीचे, ठीक है ना। आप इसको उतारिए। देखो ये मैंने उतार दिया इसको। तो जो अपना मैन होल है वो अपने कितने प्रकार के होते हैं, कौन कौन से मैन होल होते हैं? एक्चुअली मैन होल अपने 3 होते हैं जो मैंने आपको बताया था। एक तो होता है अपना शैलो, शैलो में जो डेप्थ होती है, उसकी डेप्थ कितनी होती है शैलो मैन होल की, 0.6 मीटर से 0.9 मीटर के बीच में। कुछ बुक्स में ये 0.7 से 0.9 है, कोई इशू नहीं है। और अगर डेप्थ 0.9 से 1.5 है तो उसको मीडियम बोलेंगे, या इसको अपन नॉर्मल भी बोलते हैं, मीडियम या नॉर्मल। और अगर 1.5 से ज़्यादा है डेप्थ तो क्या कहेंगे अपन उसको, डीप मैन होल। तो 3 प्रकार के मैन होल हो गए। मैंने बताया आपको ड्रॉप मैन होल क्या होता है। भाई देखिए ये हमारा सीवर है जो बहुत गहराई पर है, यहाँ हमारा ग्राउंड लेवल है, ये हमारा सीवर है, ठीक है। और हमारा जो ब्रांच सीवर है वो थोड़ा सा ऊपर है, और उसकी जो हाइट है, तो अगर आप क्या करोगे, इसको डायरेक्टली आप इसको ऐसे कनेक्ट करते हो तो जो लिक्विड है इसके ऊपर ऐसे जाएगा, गिरेगा। अगर आप यहाँ पर मैन होल बना देते हो तो लिक्विड जो है यूं गिरेगा, सीवर के ऊपर गिरेगा ना, गिरेगा तो क्या करेगा, हाइट ज़्यादा है, 0.6 मीटर के समथिंग हाइट है इसकी, कितनी, 0.6 या उससे अधिक, कुछ भी हो सकती है। इतनी हाइट से जब गिरेगा तो यहाँ पर क्या होगा, इरोजन होगा, ठीक है ना। तो अपन को उस चीज़ से बचाना है, क्योंकि लिक्विड में क्या है, सॉलिड भी आ रहा है तो गड्ढा बनेगा ही बनेगा। तो अपन क्या चाह रहे हैं कि भाई जो पानी है, जो उसके अंदर सीवेज है, वो स्मूथली इसके अंदर एंटर करे। तो अपन क्या करते हैं, थोड़ा सा पहले ही एक वर्टिकल पाइप देते हैं और उस वर्टिकल पाइप से सीवर को कनेक्ट कर देते हैं। तो अब जो ब्रांच का जो सीवेज था इस तरह से कनेक्ट हो गया, तो हमारा इरोजन बच चुका है। इस प्रकार के अपन मैन होल को क्या बोलते हैं, ड्रॉप मैन होल। ड्रॉप कर रहे हैं ना पाइप को, इसलिए। और अगर आप इसमें वर्टिकल पाइप की जगह क्या करो भाई, यहीं से ही एक पाइप दे दिया इंक्लाइंड ऐसा, ठीक है, तो भी लिक्विड इसमें स्मूथली जा रहा है, तो उसको अपन क्या बोलेंगे, रैंप मैन होल। रैंप क्यों, क्योंकि आपने रैंप प्रोवाइड करा दिया। क्लियर है क्या नहीं? तो ड्रॉप मैन होल क्या होता है, लिख दिया मैंने, जब ब्रांच सीवर व मेन सीवर के बीच में डेप्थ ऑफ फॉल 0.6 मीटर से अधिक हो। डेप्थ ऑफ फॉल 0.6 मीटर से अधिक होती है तो इन सीवर को एक वर्टिकल पाइप के द्वारा अपन जोड़ देते हैं। इस प्रकार बने मैन होल को ड्रॉप मैन होल कहते हैं। यहीं पर आप ये डायग्राम बना देंगे। रैंप मैन होल क्या होता है, जब ड्रॉप मैन होल के केस में वर्टिकल पाइप की जगह अपन इंक्लाइंड लगा दें ऐसा, ठीक है, तो प्राप्त मैन होल को रैंप मैन होल कहा जाता है। अब बात करते हैं कि मैन होल की स्पेसिंग कैसे रखें। एक मैन होल मैंने यहाँ पर बना दिया, दूसरा मैं कहाँ पर दूंगा भाई, मैन होल आप जानते हो आपको दिख जाएंगे रोड पर ही, ढक्कन से रहते हैं गोल गोल, उन ढक्कन को बोलते हैं ग्रेटिंग, बोलते हैं अपन ग्रेटिंग, ठीक है ना। तो वो ढक्कन आपको काफ़ी सारे मिल जाएंगे। तो उनके बीच में कितनी दूरी रखी जाती है, डिपेंड करता है कि साइज कितना बड़ा है। अगर जो सीवर का डायमीटर है 0.3 मीटर तक है, तब तो होगा 45 मीटर की स्पेसिंग, मतलब 45 मीटर की दूरी पर अपन दूसरा देंगे, फिर तीसरा, फिर चौथा। 0.6 है तो 75 मीटर, 0.9 है तो 90, 1.2 है तो 120 मीटर, ये इनकी स्पेसिंग होती है सीवर की। अब अपना जो नेक्स्ट पॉइंट है वो क्या है, ट्रैप। ट्रैप का मतलब क्या होता है भाई, ट्रैप जो वर्ड है उसका मतलब ही क्या होता है, पकड़ना, ठीक। तो ट्रैप आपने खूब देखी होंगी अपने घर में, भाई जालीदार जो रहती है ना हमारे घर में, आपने देखा होगा कि जो अपना फ्लोर है, फर्श है, फर्श पर ही जालीदार अपन क्या है वो लगा देते हैं, जाली लगा, जिसको अपन बोलते ही जाली है कि एक जाली चाहिए। तो एक तो होती है इसमें छेद रहते हैं, आजकल तो ऐसे आ रहे हैं गोल 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 छेद रहते हैं, ठीक है। और एक क्या पहले कैसे चलती थी, लोहे की 2-3 ऐसी बार्स रहती थी और वो स्क्वायर शेप में ऐसे बार्स, तो वहीं पर तो अपन क्या, जैसे अपन चौक है हमारा, हमारे चौक में वो लगी हुई है जाली, और आप क्या करते हो, चौक में पानी आया, पानी आपने झाड़ू से यूँ किया और साफ सारा पानी जो है उस जाली के अंदर चला गया, ठीक है। वो ऐसी जालियाँ आपको कहाँ पर मिलेंगी, आपको आपके किचन में मिलेंगी, बाथरूम में मिलेंगी, और कहाँ, चौक में मिलेंगी। ऐसी जगह जहाँ पर आप पानी से सफाई करते हो आपको रूम के अंदर मिलेंगी, ये जालियाँ आपको मिलती हैं। तो ये जो फ्लोर पर आप जिन जालियों को लगा रहे हो ना, और भी कई प्रकार की होती हैं जो क्या कर रही हैं, 1-2 पाइपों को कनेक्ट कर रही हैं, 2-3 पाइप आकर के वहाँ पर जुड़ रहे हैं, वहाँ पर मिल रहे हैं, उसको बोलते हैं अपन जालियाँ।
और इंग्लिश में क्या कहते हैं इनको अपन, ट्रैप। तो ट्रैप का बेसिकली काम क्या होता है, एक तो ये था हमारा, और भी होते हैं ट्रैप हमारे, कौन कौन से होते हैं, जो आपने WC होता है हमारे वाटर क्लोसेट, जो हमारी शीट होती है, ठीक है। तो वो जो शीट होती है ना, उसमें आपने देखा होगा, उस शीट में आपने देखा होगा कि आपको, जिसको अपन मुर्गा बोलते हैं लोकल लैंग्वेज में, उसमें लिक्विड हमेशा भरा रहता है। अपन टॉयलेट जाते हैं, वॉशरूम जाते हैं अपन, तो आपने देखा उसके अंदर क्या है, लिक्विड भरा रहता है ऑल टाइम। आपने फ्लश कर दिया तब भी उसमें लिक्विड रहता है। कैसे रहता है वो लिक्विड, उसमें इस प्रकार की एक शेप रहती है, ऐसे, ठीक, ऐसे शेप रहती है। अब भाई यहाँ पर लिक्विड भरा हुआ है, ठीक है, तो लिक्विड जो है इसका लेवल इस तरह से मेंटेन रहता है, ठीक, ये लिक्विड उसके अंदर भरा हुआ, तो अपन को ऊपर से ये लिक्विड नज़र आता है। आपने इसमें जो भी ह्यूमन एक्सक्रीटा गया, बाल्टी डाली पानी, ये पूरा लिक्विड नीचे सीधा टैंक में, सेप्टिक टैंक में, और ये जो पानी है ये बना रहेगा। अब इसका मकसद क्या है, इसको बनाए रखने का मकसद, इसको भी अपन ट्रैप बोलते हैं। ये है P ट्रैप, S ट्रैप, Q ट्रैप। तो ये जो लिक्विड का लेवल है ये अपन बना के क्यों रख रहे हैं, इसको बोलते हैं वाटर सील बोलते हैं। वाटर सील क्यों कहते हैं, क्यों बना के रखते हैं, ताकि भाई अगर ये नहीं हुआ ना, ये नहीं हुआ और आप डायरेक्टली क्या करते, ऐसे यूं करके और आप ये सेप्टिक टैंक से इसको कनेक्ट कर देते, तो वाटर सील नहीं बनती, यहाँ पे नहीं बनती, तो क्या होगा, सेप्टिक टैंक की जो फाउल गैसेज हैं वो आती बाहर, ठीक है, और पूरे पूरे घर में बदबू हो जाती। अब क्या है, ये वाटर सील बनने से क्या हुआ, जो फाउल गैसेज थी वो इसको पार कर ही नहीं सकती, क्योंकि बीच में पानी आ गया, तो इसलिए अपन इसको सील बोलते हैं, वाटर सील। तो वो, और ये क्या है, हमारा ट्रैप है, ये स्ट्रक्चर भी क्या है, हमारा ट्रैप है। तो आपको वाटर सील क्लियर है, क्यों क्यों देते हैं, ठीक है। तो वही ट्रैप के बारे में बात करते हैं हम। यह एक जंक्शन होता है जहां एक से अधिक पाइप जुड़ते हैं। यह वाटर सील को बनाए रखता है, जिससे फाउल गैसेज एंटर नहीं हो पाती। ये कितने प्रकार का होता है, 2 प्रकार का। एक तो शेप के आधार पे, देखो अगर इसकी शेप ऐसी है तो इसको P ट्रैप बोलेंगे, देखो P जैसी शेप है। इसकी Q जैसी है तो Q ट्रैप, S जैसी है तो S ट्रैप बोलेंगे। और एक ऑन द बेसिस ऑफ यूज, आप उसको कहाँ पर लगा रहे हो। तो जो वाटर क्लॉसेट में लगता है वो भी ट्रैप कहलाता है। जो जालियां लग रही है उनको भी ट्रैप बोलते हैं। क्यों, क्योंकि जाली तो फ्लोर पर लग रही है, लेकिन उसमें 2 पाइप ऐसे जुड़ रहे हैं, एक ऐसे जुड़ रहा है, फ्लोर का पानी भी हम उसी में झाड़ू से खींच करके डाल रहे हैं, तो वो कई सारे पाइप के लिक्विड वेस्ट को इकट्ठा कर रहा है, उसको बोलते हैं अपन ट्रैप बोलते हैं। अब ये ट्रैप कितने प्रकार के होते हैं, देखो, फ्लोर ट्रैप या नहरी ट्रैप, दूसरा गली, तीसरा इंटरसेक्टिंग। अब फ्लोर ट्रैप कौन सा है, समझ गए होंगे आप, जो अपन फ्लोर पर लगा रहे हैं ना, जो क्या कर रहा है, किचन के वेस्ट को लेके आ रहा है, या हमने जो पानी डाल दिया चौक में उसको खींच के लेके जा रहे हैं, उसमें ह्यूमन एक्सक्रीटा नहीं आ रहा। तो ये कंप्लीट फ्लोर के ट्रैप को, फ्लोर के लिक्विड वेस्ट को कलेक्ट करता है, इसे बोलेंगे फ्लोर ट्रैप। इसका एग्जांपल क्या है, नहनी ट्रैप, इसलिए मैंने इसको फ्लोर या नहनी ट्रैप लिख दिया है। दूसरा आता है गली ट्रैप। ये क्या होता है, तो फ्लोर भाई हो सकता है हमारे कई सारे हो, 1 2 3 4, तो प्रत्येक फ्लोर पर फ्लोर ट्रैप लगे हुए हैं, उनका एक पाइप भी तो होगा जो आ रहा है, और एक पाइप होगा हमारा कौन सा, ह्यूमन एक्सक्रीटा का, जिसमें मलमूत्र आ रहा है। तो भाई 2 पाइप ऊपर से आ रहे थे, एक में तो सल्लेज आ रहा था, सल्लेज का मतलब बाथरूम किचन वेस्ट और बाकी का लिक्विड वेस्ट। हमने ग्राउंड फ्लोर पर एक और बना दिया ट्रैप ऐसा, जिसमें कौन कौन से जुड़ रहे हैं, ये दोनों पाइप जुड़ रहे हैं, और ग्राउंड फ्लोर का भी जो हमारा लिक्विड वेस्ट है वो भी इसके अंदर जुड़ रहा है। और इस ट्रैप के बाद में, ये जो हमने ट्रैप बनाया ग्राउंड फ्लोर पे, इस ट्रैप पे सारे सारे पाइप जुड़ गए। अब इस ट्रैप में से केवल एक पाइप निकलेगा, जो जिसके अंदर सब कुछ जा रहा है, जिसमें सल्लेज भी है और जिसके अंदर ह्यूमन एक्सक्रीटा नाइट सॉइल भी है, वो कंप्लीट एक पाइप बाहर जाएगा और बाहर हमारे म्युनिसिपल सीवर से जुड़ेगा। क्लियर है कि नहीं। तो ये हाउस सीवर था, मेन हाउस सीवर, ये जुड़ गया म्युनिसिपल सीवर से। तो जहाँ इसको बोलेंगे अपन गली ट्रैप, ठीक है। और जब ये जहाँ पर आप जोड़ते हो, मान लो ये तो हमारा क्या था, म्युनिसिपल सीवर, ये हमारा हाउस सीवर, दोनों को जोड़ रहे हैं ना जिस पॉइंट पर, यहाँ पर भी हम एक इस प्रकार का ट्रैप लगाते हैं, ऐसा या ऐसा ट्रैप लगाते हैं इनके जंक्शन पर। क्यों लगाते हैं, वही कि भाई जो म्युनिसिपल सीवर की जो गैसेज हैं वो हमारे घर में ना आए, इसलिए अपन यहाँ पर लगाएंगे इसके जंक्शन पर, और उसको क्या बोलेंगे, इंटरसेप्टिंग ट्रैप। 3 प्रकार के हो गए। फ्लोर पर लगाएंगे फ्लोर ट्रैप, जो कंप्लीट फ्लोर को प्लस ह्यूमन एक्सक्रीटा को जो कलेक्ट कर रहा है ग्राउंड पर, जैसे अपन लगा रहे हैं, और जो केवल हाउस ड्रेन में लिक्विड को भेज रहा है उसे बोलेंगे अपन क्या, गली ट्रैप। और जो जंक्शन पर लगेगा म्युनिसिपल और हाउस ड्रेन के, उसे बोलेंगे अपन इंटरसेप्टिंग। लिख दिया है तीनों के बारे में। इस ट्रैप को प्रत्येक फ्लोर पर लगाया जाता है, या प्रत्येक फ्लोर के लिक्विड वेस्ट को कलेक्ट करता है। गली ट्रैप इसे ग्राउंड फ्लोर पर लगाया जाता है, जो सभी फ्लोर के लिक्विड वेस्ट को घर के मेन सीवर से जोड़ता है। इंटरसेप्टिंग ट्रैप यह घर का लास्ट ट्रैप होता है, जिसे हाउस सीवर और म्युनिसिपल सीवर के जंक्शन पर लगाते हैं अपन, ठीक। और यह बाहर के सीवेज की फाउल गैसेस को घर में आने से रोकता है।
तो ये थे अपने कंप्लीट ट्रैप्स के बारे में बात। अब अगर मैं बात करता हूँ हाउस प्लम्बिंग सिस्टम की, कि घरों में पाइप के कितने प्रकार के सिस्टम होते हैं, कितने पाइप अपन को देने होते हैं, कौन कौन से तरह के पाइप देने होते हैं। तो 2-3 तरह के सिस्टम होते हैं अपने, 3 तरह के। एक तो जो होता है हमारा सिस्टम वो होता है सिंगल स्टैक सिस्टम। भाई डिपेंड करता है कि हमारा जो लेवल है वो कैसा, हम एवरेज पर्सन है, लोअर देन एवरेज है, मीडियम फैमिली है, हायर फैमिली है, रिच फैमिली है, उस पर डिपेंड करता है। भाई किसी के पास तो एक ही पाइप के पैसे हैं, किसी के पास 2 पाइप के भी हैं, किसी के पास 4 पाइप के पैसे हैं। उसके आधार पर अपन उस सिस्टम को अडॉप्ट करते हैं हमारे घरों के अंदर। तो जो पाइप होते हैं हमारे घरों में जो अपन यूज़ करते हैं सीवेज को ले जाने के लिए, उनको अपन कौन से पाइप बोलते हैं? 4 प्रकार के होते हैं। एक तो होता है हमारा कौन सा पाइप, एक होता है हमारा कौन सा वेस्ट पाइप, जिसमें केवल और केवल सल्लेज आएगा, मतलब जिसमें बाथरूम का आ रहा है हमारा लिक्विड, और किसका आ रहा है? किचन का, मतलब उसमें ऑयली लिक्विड आ रहा है, बाकी ह्यूमन एक्सक्रीटा नहीं आ रहा। दूसरा हमारा कौन सा होता है पाइप? सॉइल पाइप, जिसमें क्या है, जो सेप्टिक टैंक से, जो हमारे घर में कुंडे होते हैं ना, सेप्टिक टैंक, वहाँ से जो लिक्विड आ रहा है उसमें क्या, उसमें ह्यूमन एक्सक्रीटा, नाइट सॉइल, मतलब मलमूत्र आ रहा है। ठीक है ना। तो ये हो गया हमारा, ये हाईली ऑर्गेनिक होगा, इसके अंदर मैटर, दोनों ही अलग अलग तरह के मैटर आ रहे हैं, दोनों लिक्विड वेस्ट हैं। तीसरा जो पाइप होता है आपने देखा होगा, जो गैसेस को बाहर निकालता है, घरों के ऊपर निकाल देते हैं, उसके ऊपर एक काउल रखी रहती है, ढक्कन सा जालीदार, उसे बोलते हैं वेंट पाइप। क्या करता है? कैरी फाउल गैसेस, बदबूदार गैसेस को कैरी करता है। चौथा होता है हमारा एंटी साइफनेज पाइप। इसका काम क्या रहता है? ये प्रत्येक फ्लोर पर लगाते हैं अपन इसको, होटल वगैरह होते हैं ना वहाँ पर लगाते हैं। तो होटल वगैरह में तो क्या होता है भाई, एक फ्लोर ये है, दूसरा ये, तीसरा ये, चौथा ये, तो यूं लाइन से अपने क्या है, एक ही पाइप जोड़ दिया हमने ऐसे, प्रत्येक का भाई सेम डिज़ाइन है। तो यहाँ पर भी एक हमारा वाटर क्लॉसेट है, यहाँ पर वाटर क्लॉसेट है, यहाँ पर है। तो अगले ने यहाँ, इस वाले ने फ्लश किया तो इस वाले की जो वाटर सील है वो ब्रेक ना हो जाए, फ्लश करेगा तो पानी खींचेगा, ये खींचेगा तो ऊपर वाले के पानी ना खींच ले। तो यहाँ पर अपन एक पाइप लगाते हैं जिसको बोलते हैं एंटी साइफनेज पाइप। जो पाइप क्या करता है, जो वाटर सील है ना उसको टूटने से रोकता है, तो टूटने नहीं देगा वाटर सील को, उसको बोलेंगे एंटी साइफनेज टाइप। तो एंटी साइफनेज टाइप क्या करता है, सिंगल क्वेश्चन पूछते हैं, ये प्रिजर्व करता है, बचा के रखता है वाटर सील को, वाटर सील को टूटने नहीं देता है। तो ये हमारे पाइप थे। पाइप के बारे में आपसे क्वेश्चन बन सकता है कि सॉइल पाइप कौन सा होता है, वेस्ट पाइप क्या होता है। तो वेस्ट पाइप क्या होता है, जो लिक्विड वेस्ट को ले रहा है, सल्लेज को। सॉइल पाइप जो नाइट सॉइल को, वेंट पाइप जो गैसेस को, और एंटी साइफनेज जो वाटर सील को टूटने से रोक रहा है। अब प्लम्बिंग सिस्टम की बात करो, 3 प्रकार का। एक होता है सिंगल स्टैक सिस्टम, उसमें केवल एक ही पाइप होता है। ये मेरे फ्लोर हैं 1 2 3 मान लो, तसल्ली समझ लेना तीनों सिस्टम को। 3 फ्लोर हैं, इस फ्लोर का जो हमारा नाइट सॉइल थी उसका एक पाइप ऐसे था, और इसी फ्लोर का ये नाइट सॉइल है, और ये दूसरा जो पाइप है इसी फ्लोर के सल्लेज का है, मतलब बाथरूम और किचन का वेस्ट। दोनों पाइप हैं ऐसे, ठीक है। इन दोनों पाइप को हमने, अब ये ऊपर वाले फ्लोर के हैं, एक पाइप नीचे जा रहा है एक ही, इन दोनों पाइप को हमने इस पाइप से जोड़ दिया, सिंगल पाइप से। तो इस फ्लोर का जो कंप्लीट वेस्ट था, सल्लेज प्लस नाइट सॉइल दोनों कौन ले रहा है, ये। ऐसे ही नीचे वाले फ्लोर पे गए, उस पर भी यही हो रहा है कि 2 पाइप अलग अलग आ रहे थे, उन दोनों को से जोड़ दिया। तो इस वाले पहले फ्लोर का कंप्लीट लिक्विड वेस्ट कौन ले रहा है, ये नाइट सॉइल भी ले रहा है, और वेस्ट वाटर सल्लेज भी ले रहा है, दोनों चीज़ ले रहा है। नीचे वाले फ्लोर का भी ऐसे इसी पाइप को अपन बाहर छोड़ देंगे, और इसी पाइप को जो टॉप फ्लोर है ना उससे ऊपर तक हम एक्सटेंड कर देंगे, और इसी पाइप के ऊपर अपन ढक्कन, मतलब एक ही पाइप है पूरी बिल्डिंग में, जो नाइट सॉइल और उसको भी ले रहा है, सल्लेज को और फाउल गैसेस को ऊपर छोड़ रहा है। एक ही पाइप तीनों पाइप का काम कर रहा है। भाई देखो, यही पाइप हमारा वेस्ट पाइप है क्योंकि सल्लेज ले रहा है, यही पाइप हमारा सॉइल पाइप है क्योंकि नाइट सॉइल या ह्यूमन एक्सक्रीटर है, यही पाइप फाउल गैसेस को ऊपर भेज रहा है इसी। तो ये तीनों पाइप के काम कर रहा है अकेला, इसलिए अपन इसको बोलते हैं सिंगल स्टैक सिस्टम। कहाँ यूज़ करेंगे? जहाँ अपने पास पैसे नहीं है इतने। तो जो जिनके पास पैसे नहीं होते वो लोग, आपने देखा होगा मीडियम फैमिलीज़ में, और हमारे घरों में भी अपन को यही सिस्टम मिलेगा, एक ही पाइप से अपन काम में ले लेते हैं सारी चीज़ों का, ठीक है ना। तो ये होता है सिंगल स्टैक सिस्टम। इस सिस्टम में ओनली एक पाइप होता है जो सल्लेज में नाइट सॉइल को कैरी करता है, वह फाउल गैसेस को बाहर निकालता है। अतः इस सिस्टम में एक ही पाइप सॉइल पाइप, वेस्ट पाइप व वेंट पाइप का कार्य करता है, ठीक है। नेक्स्ट अपना वन पाइप सिस्टम। देखो इनके नाम के अंदर ही चक्कर है। सिंगल स्टैक के अंदर एक पाइप लेते थे, वन पाइप में 2 पाइप लेंगे, वन पाइप सिस्टम में 2 पाइप लिए जाएंगे। यहाँ पर वन वर्ड का मतलब क्या बताऊंगा थोड़ी देर बाद। तो वन पाइप सिस्टम में 2 पाइप होते हैं,
दो में से एक पाइप तो क्या होगा, देखो ये लिखा इसमें दो पाइप हो जिनमें से एक पाइप सल्लेज व नाइट सॉइल को, एक पाइप तो क्या कर रहा है, जो नाइट सॉइल सल्लेज दोनों आ रहा था उसको ले रहा है, और दूसरा पाइप जो गैसेज है ना उसके लिए हमने एक अलग से पाइप दे दिया जो गैसेज को बाहर निकाल रहा है बस। और एक पाइप क्या कर रहा है, सल्लेज नाइट, एक तो ले रहा है लिक्विड को, एक ले रहा है गैसेज को। तो दो पाइप होते हैं इसके अंदर, लेकिन बोलते क्या है, वन पाइप सिस्टम। क्यों बोलते हैं वन पाइप, नेक्स्ट बताऊंगा। तो इसमें लिख दिया मैंने, इसमें दो पाइप होते हैं जिनमें से एक पाइप सल्लेज में नाइट सॉइल को कैरी करता है, जबकि दूसरा पाइप फाउल गैसेज को कैरी करता है। तो एक पाइप जो दोनों को कैरी कर रहा है उसको तो अपन क्या बोलेंगे, वो दोनों काम कर रहा है, वेस्ट पाइप का और कौन से पाइप का, सॉइल पाइप का। और जो दूसरा पाइप है वो किसका काम कर रहा है, वेंट पाइप का। ये भी लिख दिया आता है इसमें, एक पाइप तो वेस्ट और सॉइल पाइप का कार्य करता है और दूसरा पाइप वेंट पाइप का कार्य करता है। क्लियर है क्या नहीं। तो ये हमारे दो सिस्टम हो गए। तीसरा कौन सा है, उसमें अपन दो पेयर्स लेते हैं, दो जोड़े होते हैं ऐसे। अब थोड़े से और रिच फैमिलीज पे जाते हैं हम, तो उनमें क्या है, ऐसे होते हैं हमारे पास दो जोड़े होते हैं। ब्लैक वाला अपना क्या है, ब्लैक वाला है पाइप वेंट पाइप, तो दो पेयर हो गए। तो ये दोनों में देखो, एक तो वेंट पाइप है, ब्लैक ब्लैक वेंट पाइप, रेड वाला है नाइट सॉइल का, ग्रीन वाला है अपना किसका, सलेज का। तो दो पाइप के दो जोड़े होते हैं जिनमें से एक पेयर तो क्या होता है, वेंट और नाइट सॉइल। एक पाइप कौन सा होता है, वेंट पाइप और वेस्ट पाइप। तो ये तो लेगा केवल सल्लेज को और दूसरा लेगा फाउल गैसेज को, सल्लेज से जो फाउल गैसेज आ रही हैं, ये लेगा नाइट सॉइल को और नाइट सॉइल से जो गैसेज आ रही हैं इसको। तो दो पाइप के दो जोड़े लगा देते हैं और ये होता है अपना टू पाइप सिस्टम। तो अब बात आती है कि इसको टू क्यों बोलते हैं, इसमें फोर लग रहे हैं। तो एक्चुअल में इसको वन क्यों कहते हैं, इसमें वन जो है वो है पेयर, जोड़ा। पिछले वाले में दो पाइप थे और जोड़ा कितना था, एक ही तो था, एक ही तो पेयर हुआ वो। इसमें पाइप कितने हैं, चार, लेकिन पेयर कितने हैं, दो। तो टू पाइप सिस्टम में टू का मतलब क्या है, टू पेयर्स हैं, और इसमें क्या है, वन का मतलब वन पेयर है। तो क्लियर है कि नहीं, वन का मतलब पाइप नहीं है, वन का मतलब है पेयर। तो यहाँ तक अपना सेकंड। तीसरे का मैं लिख देता हूँ, इस वाले को मिटा करके। आप एक काम कीजिए, इस वाले को उतार लीजिए, मैं थोड़ा साइड में हो जाता हूँ, फिर मैं इसको मिटा करके तीसरा पॉइंट और लिख देता हूँ, ठीक है ना। आप एक बार कंप्लीट ही देख लीजिए, इसको स्क्रीनशॉट ले लो। कोई तीसरे वाले को लिखना बाकी है। अब मैं तीसरे वाले को इसे मिटा करके लिख देता हूँ, क्योंकि वो छोटा सा एक ही है बस, फिर ये वाली यूनिट अपनी फिनिश है। थर्ड पॉइंट को मैं यहाँ लिख देता हूँ। तीसरा है हमारा टू पाइप सिस्टम। तो क्या होता है इसमें, इसमें दो पाइप्स के दो पेयर होते हैं जिनमें से एक पेयर कॉमा वेस्ट पाइप व वेंट पाइप का होता है, जबकि दूसरा पेयर कॉमा सॉइल पाइप व वेंट पाइप का। क्लियर है भाई। तो ये अपना तीसरा है, तीसरा भी आप उतार देना। तो ये जो अपनी यूनिट थी, यूनिट नंबर थर्ड, वो कंप्लीट हो चुकी है। अब जो अपनी फोर्थ यूनिट है, सॉरी यूनिट नंबर फिफ्थ अपनी कंप्लीट हो चुकी है। जो अपनी सिक्स्थ यूनिट है वो है हमारी क्या, सीवेज कैरेक्टरिस्टिक्स। और उस यूनिट को अपन देखेंगे लेक्चर नंबर 21 में। और वो जो यूनिट है वो भी इंपॉर्टेंट है, मैंने आपको बताया था स्टार्ट की चार में से भी देखो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है यूनिट नंबर थर्ड, यूनिट नंबर 4 और यूनिट नंबर 6। ये तीन यूनिट तो आपको छोड़नी है ही नहीं। बाकी जो क्वेश्चन आते हैं यूनिट नंबर 1 से आते हैं, 1 से क्वेश्चन मैंने बताया था आपको डिमांड से रिलेटेड आते हैं, और यूनिट नंबर 5 से छोटे मोटे क्वेश्चन जो सीवेज के बारे में हमने देखा था ना, सीवर की जो पैरामीटर था डिजाइनिंग, वहाँ से क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है ना। तो 6 यूनिट अपने लिए इंपॉर्टेंट है, उसको अपन करते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। आज के लिए इतना काफ़ी है। थैंक यू सो मच।